चलिए तो बच्चा लोग आज तो दिन भर हम इतना बिजी थे कि आपका लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट कोई नहीं। अभी ये मेरे घड़ी में 12:36 हो रहा है रात। और अभी शुरू कर रहे हैं, तो जब हम 12 बजे रिकॉर्ड कर सकते हैं तो आप भी एक दिन 2 दिन में तो देख ही सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर टाइम मिला तो ट्यूसडे को फिर से एक लाइव क्लास होगा, जिस दिन बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों का होगा, है ना, ताकि हमारा सिलेबस थोड़ा स्पीड में निकले। हम चाहते नहीं है कि आपको लास्ट टाइम पे कुछ प्रेशर हो। अभी बाकी हर जगह स्लो होगा, तो अभी लोग जितना चाहे फास्ट पढ़ सकते हैं। बाद में हमको स्लो होना होगा, क्योंकि आपको फिर बाकी सारा सब्जेक्ट भी देखना है। लास्ट ईयर तो मजबूरी था, है ना, कि 4 महीना है, नहीं करे तो 12th लेट होता है। बट इस बार मजबूरी तो नहीं है। तो मजबूरी नहीं है तो उसको यूज करना है। ऐसा नहीं कि मजबूरी नहीं है तो इतना फ्री होगा कि लास्ट में फिर से वही मजबूरी वाला हालात आ जाए। तो ऐसा नहीं करना है। हम लोग स्टार्टिंग में पूरा तेजी में पढ़ेंगे, जितना पढ़ सकते हैं, मतलब जितना में समझ में भी आए और काम भी हो। और बाद में हम लोग स्लो डाउन हो जाएंगे। ठीक है। तो खैर चलिए, अभी तक हम लोग यूनिट ऑफ चार्ज पढ़ लिए थे। यूनिट ऑफ चार्ज बोल रहा हूँ, इंडक्शन पढ़ लिए थे। पढ़े थे कि मास वेरीज ड्यूरिंग चार्जिंग, है ना। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था मास वेरीज ड्यूरिंग चार्जिंग, ऐसा हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोग इसके बाद क्या, इसके पहले भी पढ़ चुके थे कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है। बट एक न्यूट्रल और एक चार्ज बॉडी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है। एंड फिर ये भी पढ़े थे कि जो श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ चार्जिंग है, चार्ज का श्योरेस्ट टेस्ट इज रिपल्सन। अट्रैक्शन तो एक न्यूट्रल और एक चार्ज बॉडी में भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या है। आई गेस कि अब आप लोग को आइडिया हो गया होगा, है ना। मुझे ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। यूनिट ऑफ चार्ज, तो यूनिट ऑफ चार्ज इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम। ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। या फिर इसको, इस कूलम को ही एम्पियर सेकेंड भी बोल सकते हैं। कूलम इज एम्पियर सेकेंड। ये कैसे आया, तो देखो हम लोग सब लोग जानते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट, आई क्या है, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। ऐसा हम लोग पढ़े ना, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। ये वही है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो उसी से आया है। क्योंकि हमको अगर इस थ्योरी को आगे लेकर जाए तो क्यू इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो इसको, क्यू इज इक्वल टू आई टी, मतलब चार्ज का यूनिट क्या होगा, आई कैसा यूनिट एम्पियर, और इनटू इनटू टाइम कैसा यूनिट सेकंड। यही तो होगा किसका यूनिट, चार्ज का। और एम्पियर सेकंड को ही हम लोग एक नाम दे दिए, क्या, कूलम। क्या नाम दिए, कूलम। खैर इसका अदर यूनिट होता है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। ये भी लिख ही लेते हैं। इसका अदर यूनिट होता है ईएसयू, पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू का पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और याद रखिएगा 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है, फटाफट से लिखो। मुझसे पढ़ाई शुरू होते ही हमको भी क्या मस्त नींद आना शुरू हो गया। खैर वापस से एक पॉइंट, 1 कूलम चार्ज को हम डिफाइन करना चाहते हैं। मान लो तुमसे, चूंकि बोर्ड में पूछ सकता है, डिफाइन 1 कूलम चार्ज, तो कैसे डिफाइन करोगे।
इसका डेफिनेशन याद रखना है आपको एक्चुअली। लिखोगे 1 कूलम इज द चार्ज, 1 कूलम इज द चार्ज that when placed at a distance of 1 meter, 1 coulomb is the charge that one placed at a distance of 1 meter, one placed at a distance of 1 meter from another charge of same magnitude. 1 coulomb is the charge that one placed at a distance of 1 meter from another charge of same magnitude in vacuum experiences an external force of repulsion experiences an external force of repulsion external force of repulsion of magnitude 9 into 10 to the power 9 Newton of magnitude 9 into 10 का पावर 9 न्यूटन। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज क्या है? 1 कूलम चार्ज इज द चार्ज। देखो अगर किसी बॉडी को एक्चुअली में चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब या फोर्स का, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी ये थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो अच्छा होगा, क्लियर होगा 1 कूलम चार्ज क्या होता है। अभी आप बस इसको याद रखो, क्या छोड़ो इसको हम बाद में ही बताएंगे थोड़ी देर में। अभी बस इसको याद रखना, इस डेफिनेशन को, डेफिनेशन समझ में आ जाएगा अभी 5 मिनट के अंदर, 5 नहीं 15-20 मिनट। कुछ क्वेश्चन करेंगे उसके बाद इसके डेफिनेशन बांटते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है ये लिख लिए? नहीं लिखे तो पॉज करो, लिख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज एक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक्चुअली में है क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज, एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज। ये चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे है नहीं, उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। थोड़ा सा इसका हम लोग को स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, तो देखो एक ड्रॉ कर दे रहे हैं। एक ऐसा कुछ बॉक्स है, ठीक है, एक ऐसा बॉक्स है, ठीक है। देखो, और इस बॉक्स, ये इंसुलेटेड बॉक्स है, याद रखिएगा, ये इंसुलेटेड होता है। नहीं तो कोई भी चार्ज बाहर से आ जाएगा, है ना। और इस बॉक्स के ऊपर कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर, देखो ये एक नॉब है, और इस नॉब से अंदर में एक रॉड जाता है जो कि इस तरह से उसमें लीव्स होता है ऐसा, ठीक है। तो ये जो रॉड है ये कंडक्टिंग रॉड है, ये कैसा है, कंडक्टिंग रॉड। और ये जो होता है ये गोल्ड लीफ होता है, गोल्ड लीफ इसको बोलते हैं। देखो एक्चुअली होता है क्या, हम एक स्पॉटलाइट यूज कर रहे हैं इसको समझाने के लिए, ठीक है। तो गेस कि आपको समझ में आना चाहिए। देखो, या फिर स्पॉटलाइट इधर, हाँ,
आई गेस कि आपको दिख रहा हो। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे अगर मान लो कि तुम इस पोर्शन पे किसी चार्ज, जैसे मान लो ये जो एरो आपको दिख रहा है वो एक चार्ज है, तो जैसे इस चार्ज, मान लो ये एरो जो आपको दिख रहा है यहाँ इसकी मूव करता है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही हम इसके कांटेक्ट में लाए, जहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ की थोड़ा से कंडक्ट होगा, कंडक्ट होगा, कंडक्ट होगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी। रुको अच्छे से बना दो थोड़ा सा इसको। एक यहाँ, फिर गंदा हो गया। एक यहाँ इस वाले पे एक पॉजिटिव चार्ज, और वही पॉजिटिव चार्ज इस वाले पे भी आएगा, देख रहे हो, इस पे, इस वाले लीफ पे। और जब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस लीफ पे भी और इस लीफ पे भी, तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आए तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, और ये जो गोल्ड लीफ है ये डायलेट कर जाएगा। गोल्ड लीफ क्या कर जाएगा, डायलेट। गोल्ड लीफ डायलेट करेगा। वापस से दिखा रहा हूँ, देखो, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज को तुम यहाँ रख दिए, ये पॉजिटिवली चार्ज था, ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट में, ये चूंकि ये कंडक्टिंग था तो ये रॉड भी पॉजिटिवली पॉजिटिवली करके इसको कंडक्टिंग यहाँ तक पूरा चार्ज हो गया, ठीक है, यहाँ तक पूरा चार्ज हुआ। अब हमको ये बताओ कि जब सब कुछ ये सब चार्ज हुआ है, जो कुछ भी तुमको दिख रहा है वो सब कुछ चार्ज हुआ है अगर, तो वो चार्ज, चूंकि लीफ एक दूसरे के थोड़ा कांटेक्ट में नजदीक है, तो उस पर फोर्स लगेगा रिपल्सन का, और वो दोनों डायलेट करेगा, है ना। मतलब ये कि ये वाला लीफ और इधर जाएगा और ये वाला लीफ और इधर जाएगा, डायलेट फैलेगा, होगा। तो ये था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इस पे बेस्ड कुछ एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली में एक चार्ज बॉडी से कुछ भी, मतलब तुम यहाँ पे कोई चार्ज ला रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, कोई चार्ज ला रहे हो, जो चार्ज इस पे आएगा वो चार्ज इस रास्ते थ्रू कंडक्ट होगा, कंडक्ट होकर इन दोनों पे आएगा, और अगर सेम चार्ज आया तो ये डायलेट करेगा, ऑपोजिट चार्ज आया तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऑपोजिट चार्ज तो नॉर्मली आएगा नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने का केस तो बनेगा। कब कब, जैसे मान लो हम सबको हटा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा ये दिखाने के लिए। मान लो इस पे पहले से नेगेटिव चार्ज था, ये पहले से नेगेटिवली चार्ज था, और तुम एक पॉजिटिव बॉडी को इसके कांटेक्ट में लाए, तो पॉजिटिव बॉडी को कांटेक्ट में लाए तो क्या हुआ, पॉजिटिव बॉडी को जैसे ही तुम कांटेक्ट में लाए, तो यहाँ इस नेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन एक्सिस से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पॉजिटिव की तरफ गया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ। याद करो, हमेशा ही मूव तो इलेक्ट्रॉन ही करता है। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएगा, कम इलेक्ट्रॉन वाला मतलब पॉजिटिव साइड में, इलेक्ट्रॉन का साइड एफिशिएंसी होगा, तो उधर गया, तो इस लीफ पे यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, नेगेटिव का मैग्नीट्यूड घटा, और जब घटा, चार्ज ही घट गया, तो जाहिर सा बात है फोर्स ऑफ रिपल्सन भी घटेगा, तो ये दोनों थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। चलो इसको भी हटा देते हैं, तुम सिर्फ एक डायग्राम बना लो फटाफट से इसका, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का, ठीक है, डायग्राम बस बना लो। चलो, आई गेस पॉज करके बना लिए होगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखो, व्हाट विल हैपन, what will happen if a positive charged body, if a positively charged body is brought near, brought near फर्स्ट, तुमको अलग अलग दे रहे हैं, क्या होगा अगर किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को किसी चीज के नजदीक लाए हैं, किसके नजदीक लाए हैं, तो फर्स्ट है एन अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप, किसी अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाए हैं, ठीक है।
अगर किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को किसी अनचार्ज्ड चीज के पास लाएंगे तो क्या होगा? बताइए, आप ही बताइए। अरे जाहिर सा बात है यार, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें, इलेक्ट्रोस्कोप मतलब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप अनचार्ज है ना। देखो तो जरा, यहाँ पे यहाँ पे अगर हम किसी इस जगह पे अगर हम किसी अनचार्ज, नहीं नहीं, पॉजिटिवली चार्ज एक एक ऐसा रॉड लेकर आए हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है, जरा बताओ गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होगा? जाहिर सा बात है ये डायलेट करेगा। क्यों? बताते हैं। अच्छा, कौन सा चार्ज आएगा इस पे, ये बताओ ना। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ। क्या आएगा यहाँ? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? देखो, अभी हम यहाँ टच नहीं करा रहे हैं, सिर्फ नजदीक लाए हैं। नजदीक लाने का मतलब यहाँ पे कौन सा चार्जिंग का प्रोसेस काम होगा? इंडक्शन। बाकी रबिंग या फिर तुम्हारा क्या कहते हैं, एक रबिंग था और एक था कंडक्शन। दोनों के लिए बॉडी का कांटेक्ट में आना जरूरी है, बट इस केस में बॉडी कांटेक्ट में आया ही नहीं है ना, यहाँ तो सिर्फ नजदीक लाए हैं। और जब आप किसी बॉडी को नजदीक लाए हैं और वो चार्ज हो गया, तो सीधा सा बात है कि वहां पे कौन सा चार्जिंग का प्रोसेस एक्ट किया होगा? तो इंडक्शन। और ये भी आप जानते हैं कि इंडक्शन में जो चार्ज इंड्यूस होता है वो ऑपोजिट नेचर का होता है। तो जाहिर सा बात है, जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का ये जो कंडक्टिंग रॉड का जो टॉप है, वहां पे पॉजिटिव उसके नजदीक में आया तो वहां नेगेटिव आया होगा, है कि नहीं? देखो, आया होगा नेगेटिव। अच्छा, एक और बात बताओ, वहां नेट चार्ज इस पे क्या होगा? नेट चार्ज, देखो हम यहाँ पे कहीं से भी इस कंडक्टिंग रॉड को अर्थ नहीं किए हैं। अगर अर्थ करते तब नेट चार्ज आ जाता, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। अर्थिंग करने के बाद नेट चार्ज आता है, क्योंकि जो दूसरा वाला चार्ज होता है वो अर्थ के अंदर चला जाता है। बट अभी हम लोग अर्थिंग किए नहीं है तो नेट चार्ज इस पर नहीं आएगा, नेट चार्ज अभी भी जीरो होगा। अगर याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट क्लास वाला लेक्चर देख लो, मुश्किल से 20-25 मिनट का था। एक बार बस फटाफट भगा भगा कर स्किप करके देख लो। तो उसके नजदीक में लाए तो वहां ऊपर में नेगेटिव चार्ज कंडक्टिंग रॉड के टॉप पे, और बेस पे पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, तो पॉजिटिव दोनों लीफ पे आएगा तो वो डायलेट करेगा, है ना। अच्छा, वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इज अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। ये थोड़ा सा मजेदार है, बताओ जरा। देखो देखो देखो, सोच लीजिए तो देखो, यही होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लाए हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। खैर, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले से ही ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज है ना, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। हम नहीं बोल रहे, देखो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। तो अगर ये पौधे से पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पे इंडक्शन हुआ, क्या हुआ? इंडक्शन, कॉन्टैक्ट मिलना है, अभी बताए थे, बहुत क्लियर, इंडक्शन। तो इंडक्शन हुआ, और अगर इंडक्शन हुआ तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा? नेगेटिव। नेगेटिव 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 जनरेट होगा, मतलब ये पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड जो पहले से पॉजिटिव था वो थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर वो थोड़ा कम होगा तो ये जो गोल्ड लीफ का गोल्ड लीफ है वो डायलेट करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नजदीक आएगा, क्योंकि चार्ज कम तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कम, फोर्स ऑफ रिपल्सन कम तो ऐसा बात है कि पहले से थोड़ा नजदीक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? लीव्स विल डायलेट। वैसे बेहतर रहेगा कि तुम पूरा डायग्राम बनाओ, पिछले वाले में भी हम डायग्राम ऊपर में बताए थे, तो उसको भी ड्रॉ कर लेना, यहाँ भी कर लेना। लीव्स विल कॉन्ट्रैक्ट। लीव क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। चलो, तो ये भी हो गया। तीसरा, और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप अगर लाए हैं तो, चलो उसको भी हटा रहा हूं। थर्ड इज ऑन निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप।
नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, अब सोचो यार फिर से देखो, पहले से इस पे नेगेटिव चार्ज है ना, और ऊपर से आप एक रॉड लाए हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है, और कांटेक्ट में लाए हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंडक्शन करेगा, तो पॉजिटिव तो यहाँ और नेगेटिव जनरेट करेगा, मतलब पहले से नेगेटिव था और नेगेटिव, मतलब चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा, और ये क्या होगा, लीव्स विल डायलेट, है ना। फोर्स अगर चार्ज बढ़ गया, पहले से नेगेटिव था, ऊपर से आप जब पॉजिटिव उसके नजदीक लाए तो उस पर और नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आया मतलब चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ा मतलब फोर्स बढ़ा, फोर्स बढ़ा, फोर्स मतलब कौन सा फोर्स, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ा, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ा तो डायलेशन होगा, और ज्यादा एक दूसरे के दूर जाएगा। खैर चलिए, एक क्वेश्चन हम समझ गए, सारा सारा कंसेप्ट हमने आपको सिखा दिए इंडक्शन का, आई गेस लिख लिए होगे, नहीं लिखे तो वापस से बैक करके लिख लो। एक और नन्हा सा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बोलता है व्हेन अ नेगेटिवली charged rod is bound near a cap of gold leaf, negatively charged rod is brought near a cap of gold leaf electroscope, gold leaf electroscope whose case is earthed, whose case is earthed, then the leaf will induce, then the leaf will induce, चलो ऑप्शन देखो, पॉजिटिव चार्ज, सेकंड ऑप्शन, ये एमसीक्यू है, पॉजिटिव on one and negative on the other leaf, positive on one and negative on the other leaf, third becomes neutral, and fourth negative charge। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक बॉडी था ऐसा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, बोल रहा है कि उस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के नजदीक में एक नेगेटिव चार्ज लाए हैं, है ना, नेगेटिव चार्ज, और उससे भी मजेदार बात यह है कि उसका जो केस है, ये वाला, ये इसको अर्थिंग कर दी, ऐसा बोल रहा है। तो बोला कि जब ऐसा कर रहे हैं तो जरा बताओ कि इस पे जो लीफ है, गोल्ड लीफ है, उस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा। तो यार बहुत सिंपल लॉजिक से यार, सिंपल सा बात है, ये ऐसे भी इंसुलेटर टाइप इंसुलेटिंग होता है ना, इससे चार्ज फ्लो नहीं करता, नहीं तो पता चला कि यहाँ जो भी चार्ज डाले थे इस पे इस पे जो भी चार्ज डाले आप, वो सब अर्थिंग से पहुंच गए, या जाहिर सा बात है इसको कहीं ना कहीं तो रखोगे ना, जहां भी रखे जमीन पे वहां से अर्थिंग ले लिया सीधा। अर्थिंग मतलब क्या, चार्ज को ग्राउंड तक पहुंचने का, अर्थ तक पहुंचने का कोई एक रास्ता, तो ये अगर कंडक्टर होता और यहाँ से आप ग्राउंड को तक पहुंचने का एक रास्ता दे देते इस केस को, इस बॉडी को, तो जाहिर सा बात है सारा चार्ज तो नीचे चला ही जाता, तो यहाँ वो नहीं, मतलब होता ही नहीं है वो एक्चुअली, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ ऐसे सोचो कि नेट चार्ज इस पे कंजर्व्ड है, जो पहले था, पहले से न्यूट्रल है, तो बाद में भले ही जब तक चार्ज निकलने का या आने का कोई ऑप्शन ना बने तब तक नेट चार्ज तो सेम ही रहना है,
तो अगर आप यहाँ पे किसी भी तरीके से इंड्यूस करते हैं, सटाए नहीं है, बाउट नियर, मतलब यहाँ भी क्या होगा, इंडक्शन। तो यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में नेगेटिव, अभी तो बताए थे कि नेट चार्ज 0 है, क्योंकि पहले से इस पे कोई चार्ज नहीं, जैसा कि यहाँ न्यूट्रल वाले केस में बताए थे, याद करो, बताए थे न्यूट्रल वाले केस में, और बताए भी थे कि न्यूट्रल वाले के केस में क्योंकि यहाँ पॉजिटिवली लाए हैं, यहाँ नेगेटिवली आएगा ऊपर में इस जगह पे, और यहाँ पे फिर से पॉजिटिव ही आना है। तो वही चीज यहाँ वापस से बोल रहा हूँ, वही चीज यहाँ वापस से बोल रहा हूँ, उसी को देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अर्थिंग की हो कि नहीं की हो, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ पे वापस से नेगेटिव ही आएगा। तो द आंसर इज नेगेटिव चार्ज। ओके, चलिए अब कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा देखते हैं। कूलम्स लॉ लिख लिए, नेक्स्ट इज कूलम्स लॉ। देखो ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, बीच का डिस्टेंस है R, ठीक है, और ऐसा करें कि Q1 और Q2 पॉइंट चार्ज है, Q1 एंड Q2 आर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब ग्रेविटेशन में हम बताए थे, इमरान स्पेशली तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ कि तुम ग्रेविटेशन वाला अगर लेक्चर देख लियो तब तो समझ में आएगा पॉइंट चार्ज क्या है, नहीं तो एक बार वापस से बता देते हैं। अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड, अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड, जो चार्ज यहाँ आप ले रहे हो, इस डिस्टेंस के मुकाबले, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस के मुकाबले बहुत छोटा है, if Q1 and Q2 are lesser than this distance between them, then Q1 and Q2 can be taken as point charge। ठीक है, अगर Q1 और Q2 R से बहुत छोटा हो तो Q1 और Q2 को पॉइंट चार्ज ले सकते हैं, ठीक है। और ये सब जो भी ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, मतलब G m1m2/r², वहां भी जो फोर्स था वो भी पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल था, पॉइंट मास, वहां भी सेम बात, अगर दोनों में से, दोनों का दोनों मास, दोनों में से कोई क्या, दोनों का दोनों मास उन दोनों के बीच के डिस्टेंस से बहुत छोटा हो तब भी उसको बोलेंगे पॉइंट मास। उसी तरह ये दोनों का दोनों चार्ज अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस r से बहुत छोटा हो तब इन दोनों चार्ज को क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। और उसी के लिए कूलम्स लॉ या फिर वहां पे ग्रेविटेशन के लिए जो लॉ था वो एप्लीकेबल होगा। खैर, तो चलो अभी F is directly proportional to Q1 Q2 और F is inversely proportional to distance between them का स्क्वायर। इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो F is directly proportional to Q1 Q2 by R स्क्वायर। और अगर हम इन दोनों के बीच का, चलो को थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ आई गेस कि आपको विजिबल हो, और अगर इन दोनों के बीच में जो कांस्टेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटाया तो एक कांस्टेंट आएगा, उसको बोलेंगे k। तो फॉर्मूला बनेगा k Q1 Q2 by R स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। क्या बोले, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r।
वापस इसको भी लिख भी देंगे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा। अब तुम साफ साफ देख पा रहे हो कि इन दोनों फॉर्मूला में सब कुछ सेम है सिवाय इसके। देख पा रहे हो, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर दोनों जगह कॉमन ही है, सिर्फ k के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखे हैं। ठीक है, मतलब k का वैल्यू क्या होता है, लिख देता हूं यहाँ पे, वेयर, इसके लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसके लिए, इसके लिए वेयर k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, लिख देता हूँ, रीड एज एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको रीड एज एप्सिलॉन आर। रीड एज एप्सिलॉन नॉट, उसको बोलना रीड एज एप्सिलॉन आर। खैर, तो ये तो हो गया, इतना लिख लिए, पॉज करो और लिखो, चलो आगे। अब सुनो, यहाँ पे वेयर, हाँ अच्छा नहीं, के का वैल्यू तो लिख ही लिए, अब लिखो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब क्या कि अ, कहीं पे भी आप कंसिडर करो तो वहां पे चार्ज का फोर्स जो है उसको परमिएबिलिटी कितना मिलता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और ई नॉट एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू है 8.85, याद रखना बाबू, इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर पर न्यूटन। याद रखिएगा, एकदम अच्छे से याद रखिएगा, याद रखना, सबको बोल रहे हैं, इमरान मतलब बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए। और नीट में क्या करेगा, नीट या जेईई मेंस में उसका वैल्यू नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा कि जरा ई नॉट का डायमेंशन बता दो ना, इतना मेहनत क्या करोगे, डायमेंशन बताओ। तो डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन से आ गया सीधा। अब याद करो, हम बोले थे कि यूनिट एंड डायमेंशन का सारा क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप सारा फॉर्मूला पढ़ लोगे 11 12 पूरा। अब देखो, ई नॉट का डायमेंशन बताने के लिए तुमको ई आर, Q1 Q2 आर स्क्वायर और एफ, इन सब का डायमेंशन पता होना चाहिए। डायमेंशन अगर कुछ भी याद आ रहा है कैसे निकालते थे, तो इसीलिए हम बोले थे कि फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, पता ही नहीं ई नॉट क्या, तो उसका डायमेंशन कैसे निकालोगे। इसीलिए कहते कि यूनिट एंड डायमेंशन तभी बनेगा जब एक बार पूरा बुक हो जाएगा। तो खैर चलो, अच्छा ई आर क्या है, ई नॉट का तो बात कर लिए, ई आर क्या है, ये है रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ना, एक था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो था, उसकी तरह जगह है यहाँ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और जैसे वहां था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी तरह यहाँ है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम। ईआर का फॉर्मूला क्या, फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम। अब जाहिर सा बात है, देखो ध्यान से देखो, दोनों फोर्स है, और अगर दोनों फोर्स है तो इसका यूनिट नहीं होगा, है ना, न्यूटन बाय न्यूटन कट जाएगा, इसका भी यूनिट, देखो इसका यूनिट क्या, न्यूटन, और इसका भी यूनिट क्या, न्यूटन, दोनों कट गया, मतलब इसका नो यूनिट, इसका यूनिट नहीं होता। याद करो, वहां पे भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं था। और ईआर को एक और नाम भी देते हैं, इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। तो उसका कोई यूनिट नहीं होता। और एक बात और जान लो कि एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर को एक अलग नाम देते हैं, ई से भी डिनोट करते हैं कई बार, और उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। उसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी बोलते हैं। खैर, और एक और बात ये भी जान लो कि ई आर जो होता है एप्सिलॉन आर, ये हमेशा ही 1 से बड़ा होता है। एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, माइंडेड, एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब बोलोगे कि सर क्या इतना बड़ा फॉर्मूला हम हर बार यूज करें? जैसे अभी हम बोले कि भाई के तो हर, जब भी फोर्स निकालोगे तो के आना है, और के का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। याद रखना, आर एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है, किसके लिए? वैक्यूम एंड एयर के लिए। वैक्यूम और एयर होगा तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होगा, मतलब वो गायब। मतलब ये कि अगर कुछ और मीडियम रहेगा तो लिख के देखो, मान लो वाटर रहा, वाटर का तो यूं तो 80 होता है, वाटर का सॉरी 81, ठीक है। तो वाटर का 81 होता है। वाटर के अलावा कुछ भी रहा, या वाटर भी रहा तो भी क्वेश्चन में आपको लिख के देगा कि उसका या क्या है। सिर्फ वैक्यूम या एयर रहा तो ही लिख के नहीं देगा। मतलब के का इफेक्टिव फार्मूला क्या हो गया? एक्चुअल तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, बट मैक्सिमम केसेस में आपको क्वेश्चन वैक्यूम या एयर के लिए हुआ तो एप्सिलॉन आर 1 होगा। तो एक्चुअली तुमको जो यूज करना वो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 1/4 कांस्टेंट पाई 3.14 है ना, 3.14, और एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, मतलब सारा का सारा कांस्टेंट है। अब इतना बड़ा हर क्वेश्चन में तुम सॉल्व करो, उससे बढ़िया हम इस पूरे को सॉल्व करके पहले ही तुमको दे देते हैं। के का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। के का वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब आपको सिंपली बस ऐसे ही याद रखना है, सिंपली बस याद रखना है। जब भी के यूज करना हो तो उतना कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हम चाहेंगे कि आप इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, के का वैल्यू एसआई में बताया अभी 9 इंटू 10⁻9, ये एसआई यूनिट था। के का सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है 19 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्क्वायर। ये कौन सा यूनिट है? सीजीएस, मतलब सीजीएस में के का वैल्यू होता है 1, और एसआई में 9 न्यूटन का पावर 9। खैर, ये तो बेसिक रहा कूलम्स लॉ। आई गेस हम जो 1 घंटे का आपको वीडियो करना है उसको स्प्लिट कर देते हैं, तो एक पार्ट ये रहेगा, ठीक है। इसको एक और पार्ट बनाकर कल डाल देंगे, क्योंकि रात अब 1:30 बज गया है ना। बीच बीच में बहुत सारा हम पॉज भी लिए, 2 बार पॉज लिए, और भी कुछ कुछ काम था इसलिए। तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अगले क्लास में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, थोड़ा सा पोलराइजेशन पढ़ेंगे, और फिर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।